प्रोग्राम सेहत आपकी प्रोग्राम में आपका सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान समीर भट्ट। नाज़रीन, आपको जिस तरह पता ही है कि सेहत आपकी जो ये प्रोग्राम है, इसमें हम हर हफ्ते एक नए डॉक्टर से आपकी मुलाकात करवाते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में उनसे दरियाफ्त करते हैं, उनसे मालूमात हासिल करते हैं। न सिर्फ वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, मालूमात देते हैं, बल्कि किस तरह से इन बीमारियों का इलाज किया जाए, उनकी रोकथाम की जाए, उस पर भी हम बहुत सारे चीज़ें उनसे मालूम करते हैं। और तरह तरह की जो वैल्यूबल इंफॉर्मेशन है वो डॉक्टर जो है इसमें हमसे शेयर करते हैं, जिससे नाजरीन को या हमारे जो दर्शक हैं उनको फ़ायदा पहुंचता है। इसी कड़ी में आज हमने बुलाया है, रिनाउंड डॉक्टर है, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और ये जीएमसी जो कठवा है वहाँ पे इंचार्ज हेड है, डॉक्टर आरती सकराल। मैम, आपका बहुत बहुत खैर मुकदम है, स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। क्या वजूहात हैं, क्यों ये हेयर फॉल होते हैं? हम अक्सर देते हैं बहुत सारे लोगों को ये हेयर फॉल हो जाते हैं, उनकी जो शेप है वो बिल्कुल ही बदल जाती है विद इन डेज। जो हेयर फॉल है उसके रीजंस, तो जो कारण हम बोलते हैं बहुत सारे हैं। अगर हम देखें तो अगर जन्म से देखें तो उनको डिवाइड करके हम जो देखते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, पर्टिकुलर एज ग्रुप से अगर हम चलें तो क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे कारण हैं जो जेनेटिक हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हैं जो हमारे हेयर फॉल में कर सकते हैं। कुछ आगे जैसे एज ग्रुप बढ़ता जाता है, लाइफस्टाइल कैसा है, स्ट्रेस लेवल कितना है, डाइट कैसी है, आगे बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हेयर फॉल के अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन हम देखते हैं कि जो हम आजकल देखते हैं कि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं हेयर फॉल के, तो सबसे ज़्यादा जो हम देखते हैं कि हेयर फॉल उन लोगों में है लाइक जिसमें कुछ डिफिशेंसीज हैं या कोई ऐसी बीमारी से निकल रहे हैं या पिछले उनके कुछ महीनों में कुछ ऐसी बीमारी हुई हैं जिससे वो पीड़ित थे, तो उसके बाद उनको जो हेयर फॉल हुआ है वो हम देखते हैं। इसीलिए ऐसे हम डिवाइड कर सकते हैं लाइक कि जैसे कोई बीमारी है, इलनेस है, कोई स्ट्रेस है पेशेंट को, कोई मेंटल स्ट्रेस हो या फिजिकल स्ट्रेस हो, कोई भी किसी भी प्रकार का स्ट्रेस हो, उसमें पेशेंट का हेयर फॉल होता है कुछ महीनों के बाद हम देखते हैं। और जैसे कुछ हार्मोनल चेंजेस हो गई बॉडी में, कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो गए, उनमें हम हेयर फॉल देख सकते हैं। प्रेगनेंसी के बाद, जैसे प्रेगनेंसी हुई के बाद हम हेयर फॉल देखते हैं। हाई ग्रेड फीवर्स आ गए, उसमें देखते हैं। और जैसे कोई डाइटिंग के बाद, जैसे कुछ लोग क्रैश डाइटिंग करते हैं के लिए, उसके बाद भी हम हेयर फॉल देखते हैं। कुछ हेयर ट्रीटमेंट्स लोग पेशेंट करवाते हैं, उसमें तो एक्यूट हेयर फॉल हम इमीडिएट जो हेयर फॉल हम देखते हैं हेयर ट्रीटमेंट्स के बाद वो देखा गया है। सो इसीलिए हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कि जिनमें कुछ महीनों से हो रहा है तो उसके कुछ अलग कारण होते हैं, जो कुछ दिनों से शुरू हुए हैं उसके कुछ अलग कारण हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनकी वजह से कुछ दिनों में हेयर फॉल शुरू हो सकता है। विद इन अ डेज पेशेंट आते हैं, बोलते हैं कि हमारे बाल एकदम निकल गए, तो वो हमें वैल्यूएशन करनी होती है कि कितने दिनों से हो रहा है, कब से हो रहा है, वो हम इवैल्यूएट करते हैं और उसी के बेसिस पे हम पेशेंट से पूछते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हुई है पास्ट में या क्या क्या बीमारियां हुई हैं पास्ट में, तो वो पूछ सकते हैं। पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि पेरेंट्स में वो चीजें तो नहीं थी या उनके जो सिबलिंग्स हैं उनमें ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो जेनेटिक फैक्टर्स वहां से हम असेस कर सकते हैं कि पेशेंट को कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से उसको हेयर लॉस हो रहा है। यंग एज के लड़के या मिडिल एज के लड़के जो आते हैं वो बोलते हैं कि हमारे बाल झड़ रहे हैं, बट उनमें हम ये असेस कर सकते हैं कि जैसे हम पूछते हैं कब से बाल झड़ रहे हैं, तो वो बोलते हैं 1-2 साल हो गए। सो दैट वो जो चीज है वो बाल झड़ना नहीं है, वो है बालों का पतला होना, जो हम मेल्स में देखते हैं, जिसमें हम मेल फैक्टर एंडोजेनिक एलोपेशिया बोलते हैं, जिनको मेल्स में गंजापन देखते हैं, वो होता है। वो काफी सालों से वो प्रोसेस होता है। उसमें कभी कभी कुछ ऐसा फेज आता है जब हेयर फॉल बढ़ सकता है, लेकिन उसमें जो एक अंडरलाइन प्रोसेस है वो थिनिंग का प्रोसेस चल रहा होता है। तो ये सब कारण है हेयर फॉल के, और हमें जैसे इन्हीं के बेसिस पे हमें पेशेंट की इवैल्यूएशन करनी पड़ती है। जब हम एक पर्टिकुलर हेयर स्टाइल बनाने की कोशिश करते हैं उससे भी प्रॉब्लम होती है, क्या ये सही है?
ये एक टर्म है जो हम अपने बुक्स में पढ़ते हैं, इसको हम ट्रैक्शनल एलोपेशिया बोलते हैं, ट्रैक्शनल एलोपेशिया, जिसमें कि आप देखेंगे ये एक पर्टिकुलर एक एथनिक रेसेस में बहुत कॉमन है, जहाँ पे कि बालों को बहुत टाइटली बंद किया जाता है, उनको पुल दी जाती है। तो उसमें क्या होता है कि पुल से एक फोर्स रहता है हेयर्स के रूट्स के ऊपर, हेयर्स के ऊपर। उसमें क्या प्रॉब्लम रहता है कि एंड इसमें एकदम हेयर फॉल नहीं होता है, इसमें ऐसा ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स उनका जो एक ट्रैक्शन होता है, वो एक हेयर स्टाइल जो उनका एक काफी ईयर से वो बना रहे होते हैं, उसमें कुछ सालों के बाद देखते हैं कि हेयर की जो रिसेशन शुरू हो जाती है, पीछे होना शुरू हो जाते हैं, उसमें थिनिंग होना शुरू हो जाती है, बाल पतला हो जाता है और अल्टीमेटली पतला होके वो बिल्कुल गायब हो सकता है। तो उसको हम ट्रैक्शनल एलोपेशिया बोलते हैं। लेकिन हमने देखा कि यंग लोगों में, अभी बच्चों में भी ये बाल झड़ने शुरू कर देते हैं, उस टाइम क्या स्ट्रेस भी रिलेटेड है? देखिए उसमें स्ट्रेस तो होता है। आप देखेंगे अगर आजकल छोटे जो 6-7 इयर्स के बच्चों में भी उनमें अलग टाइप का स्ट्रेस है, उनमें पेयर स्ट्रेस है, पेयर जो मतलब अपने जो उनके पेयर ग्रुप है उनके साथ वो compete नहीं कर पा रहे हैं, वो भी कुछ स्ट्रेस उनमें आ सकता है। तो ये नहीं हम कह सकते कि सिर्फ एक बड़ों में ही बिकॉज ऑफ जॉब स्ट्रेस या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एज में अपना एक स्ट्रेस है, और उसमें अगर वो बच्चा नहीं हैंडल कर पा रहा है या बच्चे को काफी स्ट्रेस हो गया है जिसमें पेरेंट्स नहीं हेल्प कर पा रहे हैं, तो वो शायद इस तरह से भी हमारे पास प्रेजेंट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है, हमने हेयर फॉल के केसेस बच्चों हम देखते हैं, और डिफरेंट स्ट्रेस की वजह से डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ हेयर फॉल होते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स हैं। बच्चे कुछ ऐसे स्ट्रेस के फैक्टर, स्ट्रेस ऐसा होता है कि बच्चे अपने हेयर्स पे खुद ही थोड़ा उसको मैनिपुलेट करते रहते हैं, तो वो एक स्ट्रेस से एसोसिएटेड हेयर फॉल होता है, जो कि हम बच्चों में भी देखते हैं, बड़ों में भी देखते हैं, बट ज्यादातर हम बच्चों में देखते हैं कि वो अपने स्ट्रेस को कैसे मैनिपुलेट करते हैं। वो चाहे किसी से बात ना करें अपने स्ट्रेस के बारे में, लेकिन वो कुछ ऐसे स्किन पे भी ऐसी चेंजेस आ जाती हैं, या और कहीं नेल्स में भी ऐसी चेंजेस आ सकती हैं, और स्ट्रेस बच्चों में स्ट्रेस की वजह से हेयर में इंड्यूस कर सकते हैं कुछ चेंजेस। तो वो हम इवैल्यूएशन के बाद देखते हैं। लेकिन लेडीज में अक्सर हम देखते हैं ज्यादा होता है, क्या ये विटामिन डिफिशिएंसी का एक रीजन है कि लेडीज का जो है वीक होती हैं एज कम्पेयर टू मेन, या कुछ और रीजन भी है इसमें? देखिए फीमेल्स में ज्यादातर जो हेयर फॉल हम देखते हैं वो डिफिशिएंसीज की वजह से देखते हैं, लाइक जैसे हार्मोनल चेंजेस हो रही हैं बॉडी में, उसमें हो जाता है। आयरन डिफिशिएंसीज की वजह से देख सकते हैं, बिकॉज ऑफ देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जो आयरन डिफिशिएंसीज फीमेल्स में कर सकते हैं, उसमें हेयर फॉल हो सकता है अगर वो प्रॉपरली क्योर ट्रीटमेंट ना लिया हो, तो उसमें डिफिशिएंसीज होके इन द फॉर्म ऑफ हेयर फॉल हो सकती हैं। बट मेल्स का तो अलग है, मेल्स में भी डेफिशिएंसीज की वजह से हेयर फॉल हो सकता है, लेकिन मेल्स में जो हम कॉमनली देखते हैं वो एक मेल पैटर्न बार्डनेस है, जो कि जिसमें बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन मेल्स में ज्यादातर मेल पैटर्न बार्डनेस जिसमें जेनेटिक फैक्टर बहुत कॉमन है, देन हार्मोनल फैक्टर्स हैं, बाकी जो एसोसिएटेड फैक्टर्स है, लेकिन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन जो मेल्स में, जो मेल पैटर्न एलोपेशिया जिसको हम एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होता है, वो ज्यादातर मेल्स में दिखता है। फीमेल्स में ज्यादा हम हार्मोनल चेंजेस की वजह से या डेफिशिएंसीज की वजह से, प्रेगनेंसी जो होती है इसकी वजह से, उसमें देखते हैं हेयर फॉल ज्यादा। मैम आपसे जो बातचीत का अमल रहेगा, फिलहाल हमें एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, ब्रेक के बाद फिर आपके पास आएंगे, तो एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं। ब्रेक के बाद आप सबका फिर खैर मकदम है, स्वागत है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर आरती सकराल से। तो मैम सबसे पहले पहला जो हमने फोकस रखा वो था कि क्या क्या चीज, जिसमें आपने कहा कि स्ट्रेस है, जेनेटिक है, या एज का भी रहता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, या क्या इलाज करना चाहिए एक इंसान को जब उसको लगे हेयर फॉल हो रहा है, तो पहले ही क्या इलाज करे ताकि वो ज्यादा हेयर फॉल ना हो, वो बंद हो जाए? देखिए हेयर फॉल तो ऐसी चीज है कि जब हेयर फॉल होगा तो आपको दिखेगा, तो तब आप अलार्मिंग सिचुएशन में आते हैं कि हाँ हमारे बाल गिर रहे हैं। हाँ, इसमें तो फिर जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा हेयर फॉल है, ज़्यादा है, वो आप देख सकते हैं कि कुछ दिनों में शुरू हुआ है और उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, सिवियरिटी ज़्यादा है, जैसे बहुत हेयर फॉल हो रहा है, तब तो वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है और आप उस कंडीशन में आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन अगर हेयर फॉल इतना नहीं है, आप
लग रहा है कि ठीक है कुछ दिन से शुरू हुआ है, इतना जैसे जी। अलार्मिंग नहीं है, जी। लाइक थोड़े से बाल हैं जितना नॉर्मल एक लाइक हम जैसे बोलते हैं कि 25 से जो 100 हेयर्स भी हमारे पर डे फॉल हो तो वो नॉर्मल होता है। अगर इतना है, कम क्वांटिटी में है और आपको लगता है कि विद इन अ मंथ और 2 मंथ्स में ठीक हो रहा है तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर कुछ दिनों में बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है या कुछ महीनों के ऊपर जैसे 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, आपका हेयर फॉल नहीं रुक रहा है तो उसमें फिर आपको इवैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट होती है। आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट या ट्राइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। तो जो हाई ग्रेड है, कोई भी किसी भी टाइप का हो, टाइफाइड हो, कोविड हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, इसमें जो ये जो इलनेस होती है इसके बाद हेयर फॉल होता है तो उसमें हमें पेशेंट को काम रखने की जरूरत है। उसमें अलार्मिंग नहीं है, वो हेयर फॉल होना ही होना है। और विद प्रॉपर डाइट आप अपनी रखें, उसमें अपना डाइटरी सप्लीमेंट्स रखें, अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट रखें, आप विटामिन रिच डाइट रखें, प्रोटीन रिच डाइट रखें, ग्रीन वेजिटेबल्स रहें। आप उसी डाइट से आप उसको मेंटेन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका हेयर फॉल 1-2 महीनों में ठीक हो जाएगा। आपको डाइटरी सप्लीमेंट्स लेने की भी जरूरत नहीं है जो हम टैबलेट्स डाल रहे हैं, सीरम्स डाल रहे हैं। हाँ, अगर कोई ऐसी हार्मोनल डिसऑर्डर्स है उनका वैल्यूएशन करते हैं, जैसे थायराइड करवा लिया या किसी का, या कोई हमने ब्लड शुगर करवा लिया किसी का, तो अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है हमें उसको करेक्ट करना है। अगर जैसे हम टेस्ट करवाते हैं पेशेंट में, हम देखते हैं कोई इलनेस नहीं थी, कोई हिस्ट्री नहीं है, फिर हम टेस्ट पे आता है, इवैल्यूएशन शुरू हो जाती है पेशेंट की। तो उसमें हम देखते हैं कि जैसे आयरन डेफिशिएंसीज है तो अगर वो आती है पेशेंट में हमें वो करेक्ट करनी है, थायराइड है तो हमें वो करेक्ट करना है, तो कोई और हार्मोन्स में कोई प्रॉब्लम आती है हमें वो करेक्शन करनी है। बाकी जो स्ट्रेस है, अगर स्ट्रेस था पेशेंट को, फिजिकल स्ट्रेस था या मेंटल स्ट्रेस था, तो वो हमें पेशेंट, अगर वो पेशेंट अभी भी उस स्ट्रेस से निकल रहा है तो उसका इवैल्यूएशन करना जरूरी है। पेशेंट को स्ट्रेस रिलीविंग एक्सरसाइजेस बताते हैं, या अगर इतना स्ट्रेस है तो हम साइकेट्रिस्ट के पास भी भेज सकते हैं कि इवैल्यूएशन के लिए। पेशेंट को लगता है कि शायद ये स्ट्रेस इतना नहीं है, लेकिन कभी कभी हमें साइकेट्रिस्ट के पास रेफर करना पड़ता है कि जो उसकी वजह से उनमें चेंजेस आ रही हैं, स्ट्रेस की वजह से वो कम हो जाए। अच्छा, हाँ, जैसे हेयर में वो स्ट्रेस की वजह चेंजेस, उसके लिए हमें इवैल्यूएशन के लिए साइकेट्रिस्ट के पास भेजना पड़ता है और वो बहुत हेल्पफुल होता है। उसमें काफी हेल्प मिलती है पेशेंट को। जैसे कि बच्चे, जैसे हमने बताया कि बच्चों में हम मेडिकेशंस नहीं ज्यादा देना चाहते, लेकिन कभी कभी ऐसी चेंजेस, बच्चों में इतना स्ट्रेस आता है कि उनके हेयर्स में, स्किन में ये चेंजेस आना शुरू होते हैं, उसके लिए फिर हम उनको साइकेट्रिस्ट के पास भेज सकते हैं और वो बहुत हेल्पफुल होता है बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी बहुत रिलीविंग होता है। आपने कहा कि फिर डॉक्टर की कंसल्टेशन करनी चाहिए, लेकिन आमतौर पे पहले ही इनिशियल स्टेज में ही किस तरह से बालों को, क्या शैम्पू किस तरह के इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, हेयर केयर में जो आप बोल रहे हैं, हेयर केयर में हमें शैम्पूज बड़े अप्रोप्रिएट शैम्पूज चूज करने चाहिए। आजकल वैसे पता नहीं होता, इतनी एड्स आती हैं, ये शैम्पू अच्छा है, ये शैम्पू अच्छा है, तो हमें ऐसा शैम्पू यूज करना चाहिए जो बिल्कुल माइल्ड हो आपके बालों पे। देखिए, हमें क्लीनिंग करनी है स्कैल्प की, स्कैल्प को क्लीन करना है, उसको ज्यादा धोना नहीं है, तो हमें उसको ऐसा बिल्कुल माइल्ड शैम्पूज रखें। कंडीशनर शैम्पूज रखने चाहिए जिसमें आपके बाल रफ ना हो। ज्यादा स्ट्रॉन्ग शैम्पूज यूज करेंगे तो उसमें हेयर का भी टेक्सचर चेंज हो जाता है और स्कैल्प का भी पीएच चेंज हो जाता है, तो उससे जो स्कैल्प का पीएच चेंज होने से काफी सारी चेंजेस आ जाती हैं। स्कैल्प में इचिंग हो सकती है, डैंड्रफ हो सकता है, तो इसके लिए हमें बिल्कुल नॉर्मल पीएच के शैम्पूज यूज करने चाहिए, कंडीशनर बेस्ड शैम्पूज यूज करने चाहिए। और एक क्वेश्चन जो हमें पेशेंट ज्यादातर लोग आके पूछते हैं कि ऑयलिंग का क्या करें, ऑयलिंग करें, ऑयलिंग करते नहीं है, ऑयलिंग करें कि नहीं करें। हाँ, तो देखिए कुछ सारे लोग ऑयलिंग नहीं, ये देखिए ऐसा होता है कि जैसे स्कैल्प में अगर चेंजेस है पेशेंट के, डैंड्रफ है या कुछ ऐसे चेंजेस है, तो हमें वहां देखना पड़ता है कि यहाँ पे ऑयलिंग करना जरूरी है कि नहीं। देखिए, अगर डैंड्रफ है या कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो ऑयल लगाने से और एग्रीवेट हो सकती है, इसीलिए हमें ऑयलिंग उनमें अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन जैसे किसी का हेयर टेक्सचर बड़ा खराब है, रफ है, तो उसमें हम ये रिकमेंड करते हैं कि अगर आपने ऑयलिंग करनी है तो आप जिस दिन आपने शैम्पू करना है उससे एक दिन पहले या 1 नाइट बिफोर आप ऑयलिंग कर लीजिए और नेक्स्ट डे उसको माइल्ड शैम्पू से, कंडीशनर बेस्ड शैम्पू से निकाल दीजिए। उसमें भी आपका जो आपने ऑयलिंग करके हेयर को कंडीशन करना है, आपने ऑयलिंग करके हेयर की जो लेंथ है उसको कंडीशन करना है, तो उसमें आप एक दिन पहले ऑयलिंग कर लीजिए और उसके नेक्स्ट डे उसको शैम्पू से निकाल दीजिए। ये नहीं कि आप नेक्स्ट डे ऑयल लगा रहे हैं, उसको 3-4 दिन आप ऑयल को लगा के रख रहे हैं, उससे क्या होता है स्कैल्प में चेंजेस आना शुरू हो सकती हैं। जिनका स्कैल्प ऑलरेडी नॉर्मल नहीं है उसमें अनहेल्दी वो हो सकता है। डैंड्रफ का अक्सर हम देखते हैं लोगों में, ये बहुत ज्यादा
फैलता है या इससे ग्रस्त होते हैं, तो डैंड्रफ से किस तरह से बचाया जा सकता, पहले इनिशियल में ही किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाए? डिफरेंट टाइप्स के डैंड्रफ होते हैं, बड़े सारे अलग अलग पैटर्न में आता है, अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग पैटर्न में आता है। लेकिन डैंड्रफ के लिए सबसे जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो ये करना चाहिए कि आप एक तो शैम्पूइंग करें और माइल्ड शैम्पू से करें, और ज्यादा डैंड्रफ है तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू आप यूज कर सकते हैं। लेकिन एंटी डैंड्रफ शैम्पू में एक प्रॉब्लम ये रहती है कि कुछ एंटी डैंड्रफ शैम्पू कंडीशनर बेस नहीं होते, तो उससे ड्राइनेस हेयर्स में आ सकती है। तो उसमें फिर आप यही कर सकते हैं कि आप हेयर लेंथ पे, जो मैंने अभी आपको बताया कि आप ऑयलिंग करके तो नेक्स्ट डे आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज कर सकते हैं, और बाद में आप कंडीशनर्स आप यूज कर सकते हैं। लेकिन हेयर लेंथ पे, स्कैल्प पे आप ना ऑयल लगाएं ना आप कंडीशनर लगाएं जब आपका स्कैल्प नॉर्मल नहीं है, तो उसमें आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज कर सकते हैं। और डैंड्रफ को हम देखिए क्योर तो कर सकते हैं एंटी डैंड्रफ शैम्पू से, लेकिन कभी कभी जैसे हम एंटी डैंड्रफ शैम्पू पेशेंट को देते हैं, वो लगा रहे हैं क्योर, लेकिन इसमें हमें ये भी बताना चाहिए कि डैंड्रफ वापस आ भी सकता है। ये भी एक जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन होती है, एक जेनेटिक फैक्टर होता है कि किसमें डैंड्रफ ज्यादा है, किसमें डैंड्रफ कम है। तो जिनमें जेनेटिक फैक्टर ज्यादा है या जिनमें डैंड्रफ ज्यादा रहता है, तो उनको इनिशियली तो वो एंटी डैंड्रफ शैम्पू अच्छी फ्रीक्वेंसी में यूज करें। बाद में जब उनका डैंड्रफ कंट्रोल में आ जाता है तो उनको उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हैं, लेकिन उसको बंद ना करें। अगर वो बंद करेंगे तो फिर डैंड्रफ आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा मैम, एक और सवाल था कि जो प्लांटेशन हम करते हैं, जो जैसे किसी के बाल जड़ गए तो प्लांटेशन पे वो चले जाते हैं, वो कहते हैं कि हम इसकी प्लांटेशन करवाएंगे। यहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे लोग बाहर निकल जाते हैं, वहाँ पे प्लांटेशन कर, यहाँ पे क्या इतना जो एक तो हमें लगता है कि इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है जम्मू कश्मीर में प्लांटेशन का, ज़्यादा वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है। उसके साथ साथ जो मेरा सवाल सबसे बड़ा, क्या प्लांटेशन एडवाइजेबल है, क्या इससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होते? नहीं, प्लांटेशन देखिए ये तो एक बहुत अच्छा सर्जिकल प्रोसीजर है, और ये बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जिनमें परमानेंट हेयर लॉस हो गया है, जिसमें लाइक मेल पैटर्न आप बाल्डनेस दे सकते हैं, बहुत कॉमन है मेल पैटर्न बाल्डनेस। परमानेंट हेयर लॉस है, बाल तो अब उसमें उगते नहीं है, और जिसमें, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कॉस्मेटिक लुक एक मेल के लिए या किसी भी इंडिविजुअल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हेयर्स दे ऐड टू योर ब्यूटी, जो हेयर्स है वो आपकी ब्यूटी में ऐड करते हैं। तो जिनमें बाल मेल पैटर्न बाल्डनेस हो गई है, जिनमें इरिवर्सिबल हेयर लॉस हो गया है, उनमें तो हेयर ट्रांसप्लांट सबसे बेस्ट है। हाँ, अब किस स्टेज पे हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए वो तो आपको आपके डर्मेटोलॉजिस्ट या जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन होते हैं वो इवैल्यूएशन के बाद बता सकते हैं। देखिए कुछ आते हैं जिनमें हल्का सा बाल्डनेस आई है या हल्का सा रिसेशन हुआ है हेयर ट्रांसप्लांट ये मेल पैटर्न बाल्डनेस में, तो वो लोग भी आ जाते हैं ट्रांसप्लांट के लिए। हाँ, अगर किसी को बहुत कॉस्मेटिक लुक्स अपनी, या वो ऐसी फील्ड में है जहाँ पे उनका लुक्स ही मैटर करती हैं, तो वहां पे वो हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। लेकिन ये एक वैल्यूएशन के बाद ही पता चलता है कि हेयर ट्रांसप्लांट कहाँ करना चाहिए। और अगर आप इरिवर्सिबल हेयर लॉस है या मेल पैटर्न बाल्डनेस बहुत ज्यादा है, तो उसमें हेयर ट्रांसप्लांट सबसे अच्छा प्रोसीजर है। कॉस्टली है, एक तो कॉस्टली प्रोसीजर है, और दूसरा इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जब भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं तो अच्छे रिनोन्ड सर्जन से कराएं। आजकल हेयर ट्रांसप्लांट तो हर कहीं चल रहा है, लेकिन आप पहले जहां भी जाए वहां देखें कि कितनी सर्जिकल एक्सपर्टीज है डॉक्टर की, कितना एक्सपीरियंस है इस एरिया में, और उनके ऑलरेडी पेशेंट्स कितने ज्यादा सेटिस्फाइड है, वहां पे आपको हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहिए। पहली बात जो आपने पूछी कि जम्मू कश्मीर में भी बहुत सारे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं। आप श्रीनगर में देख लीजिए, वहाँ हैं, जम्मू में हैं, यहाँ पे है। ये होता है कि पेशेंट्स को एक फेथ डेवलप करनी पड़ती है डॉक्टर में, तो वो रखनी चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं समझना चाहता हूँ आपसे कि रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं उनमें जाहिर तौर पर जो नॉलेज कम होती है, उसमें क्या देसी इलाज भी हो सकता है इसका? जैसे जो गांव में लोग रहते हैं जो डॉक्टर को कंसल्ट करें या नहीं कर पाते हैं या हॉस्पिटल नहीं आ पाते, अगर हेयर फॉल होता है, कोई देसी इसमें है कि? देखिए देसी इलाज तो हम इतना नहीं बता सकते कि क्या देसी इलाज है। हाँ, अपने स्कैल्प को साफ रखें,
कभी कभी कुछ ऐसी चेंजेस आ जाती हैं, जैसे डैंड्रफ आ गया, उसमें हेयर फॉल हो सकता है, तो उसमें क्लीनिंग रखनी चाहिए स्कैल्प की। बाकी अपनी डाइट में अच्छा रखे। वैसे तो रूरल एरिया में डाइट अच्छी ही होती है, वहाँ पे जैसे प्रॉपर बैलेंस डाइट रखे वहाँ पे, लाइक जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स वो लोग लेते हैं वैसे भी। तो डाइटरी फैक्टर्स हैं जो एक हेयर फॉल में हेल्प करते हैं। दूसरा, आप स्कैल्प क्लीनिंग पे प्रॉपर ध्यान दें, और माइल्ड जैसे नहीं है तो वैसे जैसे पुराने हमारे लोग होते थे, वो कहते थे कि आप शिकाकाई से या किसी से आप अपना हेयर वॉश कर सकते हैं, तो दैट इज जस्ट टाइप ऑफ शैम्पू, तो उससे आप अपनी हेयर क्लीनिंग कर सकते हैं। इनकेस अगर आप शैम्पूस पे आपकी एक्सेस नहीं है, जैसे रूरल एरिया में नहीं अगर एक्सेस है, तो आप ये चीजें यूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम जम्मू कश्मीर की ट्रेंड, क्योंकि आप इसको डील करती हैं, जम्मू कश्मीर में क्या है, लोगों का रुझान क्या बढ़ा है हेयर केयर के बारे में, या आपको लगता है कि अभी भी कैजुअली लेते हैं? और आपकी क्या मैसेज है लोगों को, चाहे वो रूरल एरियाज में या अर्बन में रहते हैं, कि किस तरह से क्या इकदाम उनको करने चाहिए, किस तरह से उनको ज़्यादा से ज़्यादा केयर करना चाहिए? और पहले तो ट्रेंड पूछूंगा कितना है यहाँ पे, और क्या उनको करना चाहिए, आपकी मैसेज क्या रहेगी उनको? देखिए, जम्मू कश्मीर में क्या आप लगाएं, कहीं भी आप जाएंगे, जम्मू कश्मीर में भी, इनफैक्ट रूरल एरिया में भी जाएंगे आप, वहाँ पे डर्मेटोलॉजी की प्रैक्टिस करेंगे तो आप हर कहीं पाएंगे कि हेयर फॉल के पेशेंट आते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट करवाने काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी यंग लड़के आते हैं हेयर ट्रांसप्लांट करवाने, उनको इसी चीज़ के लिए आते हैं कि उनको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है। तो ये हर कहीं, आप कहीं भी जाए, आप रुझान देखेंगे जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ भी बहुत पेशेंट्स है। सिर्फ मेरे पास नहीं, हर किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सेशन जाता है। और पहला यही होता है कि अगर कि मतलब वो हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं। वो आजकल जो सोशल मीडिया है और इतनी एक्सेस है इंटरनेट पे, हर कोई पहले से ही अवेयर होके आता है और पहले से ही अपना ट्रीटमेंट डिसाइड करके आता है कि उन्होंने क्या करवाना है। आजकल जैसे पीआरपी ट्रीटमेंट बहुत कॉमन है, जिसमें ग्रोथ फैक्टर्स लगाते हैं, इंजेक्ट करते हैं हेयर फॉलिकल्स पे। डिफरेंट इनको हम स्टेम सेल थेरेपी बोल सकते हैं या सेल थेरेपीज बोल सकते हैं। तो इसमें हमें पेशेंट को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वहां से जो यंग जनरेशन है वो हमें बोलते हैं कि हम पीआरपी करवाने आए हैं आपके पास। ये भी नहीं पूछते पीआरपी की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, वो सीधे हमें बोलते हैं कि हम पीआरपी करवाने आए हैं। अब उसके बाद तो हमारा यही होता है कि भाई तुम लोग आप में ये पहले हम असेस करेंगे कि आपको रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, वेदर यू आर अ फिट कैंडिडेट फॉर पीआरपी और नॉट। उसके बाद पीआरपी होगा। तो आजकल जो आप बोले रुझान तो बहुत है बिकॉज ऑफ इंटरनेट। वो सारा ट्रीटमेंट अपना पहले से ही डिसाइड करके आए होते हैं। वो हमसे आके यही पूछते हैं कि हम ये करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं, ये हमें तो लास्ट में नटशल में ब्रीफ में आपसे पूछूंगा कि क्या मैसेज रहेगी लोगों को, लास्ट में जो 2 टिप्स आप देना चाहती हैं लोगों को हेयर फॉल से बचने के लिए, 2 जो इम्पोर्टेंट टिप्स आप बड़े स्पेसिफिकली बोल रहे हैं। 2 टिप्स बताइए मैम। तो मैं बताती हूँ कि एक तो अपनी सेहत बिल्कुल ठीक रखें। डाइटरी फैक्टर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम खाते हैं, जो हम रोजाना अपनी डाइट में लेते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। उसमें बैलेंस डाइट रखिए। जैसे प्रोटीन ले लीजिए, आयरन ले लीजिए, कार्ब्स, विटामिन्स ले लीजिए, ऑयल फैट चाहे आप कम रखें। दूसरा, स्लीप प्रॉपर करें। स्ट्रेस फ्री तो आजकल कोई नहीं रह सकता। अगर आपको स्ट्रेस है तो स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम करिए। अगर नहीं कंट्रोल होता तो आप हेल्प भी ले सकते हैं। तो स्ट्रेस फ्री रहिए और स्लीप प्रॉपर करिए और डाइट रखिए। आपके जो एक्यूट हेयर फॉल है वो ठीक हो सकता है, वो रिवर्सिबल है। उसमें आप देखेंगे कि काफी इंप्रूवमेंट हो सकती है। हाँ, जहां आपको लगता है कि इरिवर्सिबल है, काफी देर से चल रहा है और नहीं ठीक हो रहा है, वहां पे आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहिबा। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हेयर फॉल के बारे में और किस तरह से इसका इलाज किया जाए। हमें उम्मीद है कि नाज़रीन को, जो हमारे दर्शक हैं, उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा इस इंफॉर्मेशन को देखने के बाद, सुनने के बाद। तो ये थी डॉक्टर आरती सकराल, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, फेमस डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जम्मू से। इन्होंने आज बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। हम भी अपने जो दर्शक हैं उनसे यही कहेंगे कि अपने बालों की हिफाजत करें। बाल जो हैं उनको झड़ने से बचाने के लिए जितनी भी इन्होंने डॉक्टर साहिबा ने जो इन्फॉर्मेशन दिया, एडवाइस दी है, उसको फॉलो करें और अपने बालों को बचाएं। प्रोग्राम आपकी सेहत में बस आज इतना ही। अगले प्रोग्राम में हम किसी नए डॉक्टर से आपकी बात करवाएंगे, आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। आदाब, नमस्कार।